को कुछ सवाल दूंगी ताकि देख सकूं कि उनको पाठ कितना समझ आया। बाकी थोड़ा अभ्यास करा दूंगी, व्याकरण और वर्तनी का। अच्छा, जब आप कोई लेख पढ़ती हो तो उसे पढ़ने के बाद क्या करती हो? अपने आप से सवाल पूछती हो कि आपको क्या-क्या याद है? नहीं तो। थोड़ा ध्यान से सोचिए और बताइए कि किसी लेख को पढ़ने के बाद आप क्या-क्या करते हैं। अपने दोस्तों से उस विषय पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानने के लिए और पढ़ते हैं। आप उस लेख के बारे में सोचते हैं। आप उससे संबंधित वाद-विवाद टीवी या इंटरनेट पर देखते हैं। आप उसका एक-एक शब्द याद रखने की कोशिश करते हैं। मैं पहली 4 चीजें करती हूँ। कल ही मैंने अखबार में हमारी नई महिला रक्षा मंत्री के बारे में पढ़ा था, तो मेरे मन में उनके बारे में और जानने की इच्छा हुई। मैंने उनके बारे में गूगल पर और जानकारी पढ़ी। कई दोस्तों से मंत्रिमंडल में आए फेरबदल के बारे में चर्चा भी की। लेख पढ़ने के बाद आपने ये सब काम क्यों किए? आप टाइम पास करना चाहते थे, आप उस विषय के बारे में और जानना चाहते थे, आप उस विषय पर अन्य लोगों की राय लेना चाहते थे, आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि आप कितने ज्ञानवान हैं। बिल्कुल, हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमारे पास कुछ पूर्व ज्ञान होता है, कुछ स्कीमा होते हैं। पढ़ने से पहले और पढ़ते समय हम उन स्कीमा का प्रयोग पाठ को समझने के लिए करते हैं। इसी तरह पाठ को पढ़ने के बाद भी हम पढ़ी हुई विषय वस्तु को स्कीमा के साथ जोड़ते हैं और इस तरह हम अपनी समझ और मजबूत करते हैं। जितने संबंध या कड़ियां हम बनाते हैं, हमारा ज्ञान उतना ही समृद्ध बनता है। लेकिन इस सब बात का मेरी कक्षा से क्या लेना देना? ये तो पता करना ही पड़ेगा ना कि बच्चों को पाठ समझ आया या नहीं। हम्म, थोड़ा और सोचो और बताओ। पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न पूछने या कोई गतिविधि करने के क्या-क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बच्चों की पाठ की समझ को आंकना, बच्चों को पाठ का सारांश करने में मदद करना, बच्चों के आत्म और आसपास की दुनिया से जुड़ाव बनाने में उनकी मदद करना। लेख, थिएटर, कला या अणि किसी माध्यम से बच्चों की सृजनात्मकता को उभारना। लिखने की यांत्रिकी जैसे व्याकरण, विराम चिन्हों, वर्तनी आदि को सिखाना। मेरे ख्याल से सभी विकल्प सही हैं। पढ़ने के बाद की गई गतिविधियों के आंकने से कई ज्यादा उद्देश्य हो सकते हैं और सिर्फ आंकना तो पढ़ने के सारे मजे को खत्म भी कर देगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कक्षा में क्या-क्या करवा सकते हैं, मैं आपके साथ उसके 3 उदाहरण बांट रही हूँ। उनके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बटन पर एक-एक करके क्लिक करें। लेख का सार। कोई भी कहानी पढ़ाने के तुरंत बाद आप बच्चों से सबसे पहली चीज क्या पूछती हो? कहानी किस बारे में थी? कहानी में क्या-क्या हुआ? कहानी में कौन-कौन था? ये सभी सवाल कहानी का सार सोचने के अंश कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार हम हर तरह पाठ के लिए बच्चों को अपने शब्दों में जो कुछ भी उन्होंने पाठ से समझा और जाना, उसे बताने को कह सकते हैं। कहानी पढ़ाने के बाद कहानी का खाका तैयार कर सकते हैं। ये कहानी को संक्षेप में दिखाने या लिखने का एक तरीका भी हो सकता है। कहानी का खाका ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की तरह होता है, जहां कहानी के मुख्य विचारों और घटनाओं को शब्दों और चित्रों की मदद से दर्शाया जाता है। ये खाके अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे सरल तरीका है कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत लिखना। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के कुछ उदाहरण दिखाए जा रहे हैं।
किसी का विकसित रूप हो सकता है कहानी का नाम, लेखक का नाम, जगह और समय जब कहानी घटी, कहानी के मुख्य पात्र, पात्रों के सामने आई मुख्य मुश्किलें और उन्होंने कैसे मुश्किलों को सुलझाया आदि भी खाके में लिखना। आपके अनुसार कहानी का सार बताने का कौन सा तरीका बेहतर है? कहानी के सार को एक पैराग्राफ में लिखना, कहानी का खाका बनाना? पता नहीं, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। हालांकि दोनों ही तरीकों में बच्चे कहानी के मुख्य विचारों और घटनाओं को पहचानते हैं, लेकिन कहानी का खाका बनाना एक बेहतर तरीका है। इसमें बच्चों को कहानी के मुख्य तत्वों को पहचानने का एक खांचा बच्चों को मिलता है और साथ ही इन्हें एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाता है। इससे कहानी के अपने ढांचे को समझने में भी मदद मिलती है। काफी कहानियों के ढांचे अक्सर एक जैसे होते हैं। इन्हें कहानी का व्याकरण भी कहा जाता है। कहानी के ऐसे खाके भरना बच्चों को कहानी के इस व्याकरण या ढांचों की समझ को अन्य कहानियों में इस्तेमाल करने में भी मदद करता है। लेकिन बच्चों को इस तरह का खाका भरना मुश्किल नहीं लगेगा क्या? शुरुआत में शायद हाँ मुश्किल लगे, इसलिए जरूरी है कि हम कहानी का खाका बच्चों को भरने देने से पहले उनसे कहानी के मुख्य तत्वों के बारे में चर्चा करें। चलिए अब नीचे दिए गए एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को देखिए। आपके अनुसार इससे किस चीज की जानकारी मिल रही है? कहानी के पात्रों की, कहानी के प्लॉट की, कहानी में आए उतार चढ़ाव की? जी हाँ, इसमें कहानी में आए एक पात्र करण का चित्रण किया गया है। उसमें क्या खूबियां थी और ये खूबियां हमें कहानी के किन घटनाओं से पता चलती हैं, ये भी चित्रण में बताया गया। चरित्र या पात्र खाके से कहानी के पात्रों के बारे में एक ही झलक में काफी जानकारी मिल पाती है। उनकी विशेषताएं, कहानी में पात्र के साथ घटी घटनाएं, पात्र का स्वभाव, कहानी में उसकी मनोदशा आदि। चरित्र खाके भी अलग तरह के हो सकते हैं। क्या आप अन्य किसी तरह से चरित्र चित्रण करने का नक्शा सोच सकते हैं? एक तरीका अलग अलग पात्रों के नाम और उनकी विशेषताएं लिखना हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई पात्र क्या सोचता है, महसूस करता है, कार्य करता है या कहता है, ये सब लिखा जाए। मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में कीड़ों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या दर्शाने वाला ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करेंगे? चरित्र खाका, घटनाओं के बीच क्रम, मुख्य संकल्पनाओं की श्रेणीबद्ध व्यवस्था, कहानी की घटनाओं और पात्रों का खाका। हम कीड़ों के जीवन चक्र की मुख्य घटनाओं को कागज की पर्ची पर लिख सकते हैं। इन पर्चियों को बच्चों को देकर हम उन्हें इन घटनाओं को कीड़ों के जीवन चक्र के अनुसार क्रम में लगाने को कह सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों को किसी की जीवनी पढ़ने के बाद भी मुख्य घटनाओं को क्रम में लगाने को दे सकते हैं। हाँ, हम बच्चों को इसे समय रेखा पर भी दर्शाने को कह सकते हैं। ये पाठ के सारांश सार करने के सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं। आप इसी तरह अपनी कक्षा के लिए अन्य कई गतिविधियां सोच सकते हैं। उदाहरण के बारे में सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी एक बटन को क्लिक करें। ये कविता पढ़िए और बताइए, इस कविता को पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर
पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस कविता को पढ़कर आपके दिमाग में कोई ना कोई चित्र या विचार तो आया होगा। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए जब आप ये कविता अपनी कक्षा में कराते हैं तो बच्चों के दिमाग में क्या विचार आता होगा। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मैंने ये कविता पढ़ी थी तो मैंने एक तोते के बारे में सोचा था जो सोने के पिंजरे में बंद है। मैं सोचती थी कितने बुरे होंगे वो लोग जिन्होंने उसे पिंजरे में बंद किया होगा। पर आज जब मैंने इसे पढ़ा तो लगा जैसे ये कविता मेरे ही बारे में हो। मैं अपनी परिस्थितियों में खुद को इतना बंधा हुआ पाती हूँ कि अपनी इच्छाओं की उड़ान नहीं भर पाती। तो देखा आपने कैसे अनुभव के साथ आपके लिए कविता का अर्थ भी बदल गया। हो सकता है कि इस कविता के लिए कल्पना कोई कुछ और ही तरीके से करे। अब आप सोच सकते हैं कि एक ही पाठ से कितनी तरह के अर्थ या जुड़ाव बनाए जा सकते हैं। रोसेब्लात ने अपनी पाठक प्रतिक्रिया सिद्धांत में कहा है कि पाठ का अर्थ ना तो पाठ में निहित होता है और ना ही सिर्फ पाठक के दिमाग में। पाठ का अर्थ पाठक और पाठ के बीच लेन देन से बनता है। उनके अनुसार हर शब्द का एक सार्वजनिक अर्थ होता है, यानी जो सबके लिए एक साझा अर्थ होता है। जैसे इस कविता का एक शाब्दिक अर्थ है जो कि पिंजरे में बंद एक पक्षी की बात कर रहा है, लेकिन ये अर्थ हिमशैल के नोक बराबर है। अलग अलग लोग इसको अलग गहरे व्यक्तित्व अर्थों से जोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिंजरे में बंद पक्षी किसी ऐसे व्यक्ति का रूपक हो सकता है जो दरअसल किसी स्थिति या अपनी ही मानसिक सोच में फंसा हो। पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद पाठक पाठ की मदद से उत्पन्न हुए अर्थ के साथ साथ भावों, विचारों, एहसासों, चित्रों और पात्रों सभी से जुड़ने लगता है। रोसेब्लात इसे पाठ की सौंदर्यात्मक प्रशंसा बुलाती है। एक अच्छा पाठक सदैव पाठ के शाब्दिक अर्थ से परे जाता है। वो पाठ को अपने आप और अपनी दुनिया से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कक्षा में तो हम अक्सर शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित रहते हैं। हाँ, और इसी कारण से बच्चे पाठ से जुड़ाव बनाने की जगह उससे संबंधित तथ्य रटने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि कहानी भी साहित्य की तरह नहीं, जानकारी के टुकड़े की तरह बनकर रह जाती है। तो हम क्या करें? हम बच्चों को पाठ से आगे बढ़कर पाठ के अपने आप से आप कक्षा में चर्चा करते हैं। आपके अनुसार स्क्रीन पर दिखाए गए सवालों में से कौन सा सवाल बच्चों को खुद से जुड़ाव बनाने में मदद करेगा? बारिश क्यों होती है? बारिश पर आपने जो अन्य लेख पढ़े हैं, उनमें और इस लेख में क्या अंतर है? आप बारिश में क्या करते हैं? बारिश के बाद वातावरण में क्या इनमें से हर सवाल बच्चों को सोचने की अलग दिशा देगा। आप बारिश में क्या करते हैं? तो बच्चे पाठ को अपने से जोड़ पाएंगे। आप कैसे अपने बच्चों को पाठ को खुद से जोड़ने में मदद करेंगे? डिस्कशन बोर्ड पर अपने विचार अवश्य हमसे साझा करें। छोटे बच्चों के साथ तो मुझे सटीक प्रश्न पूछना पड़ेगा, जैसे कहानी में आदमी ने गर्मी की वजह से अपना कोट उतार दिया था। आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? बड़े बच्चों को हम खुद की तुलना कहानी के पात्र के साथ कर वेन डायग्राम की मदद से दर्शाने को कह सकते हैं। अपने वाले हिस्से में वो सिर्फ अपनी बातें, पात्र के हिस्से में सिर्फ पात्र की और बीच में दोनों की समान बातें लिख सकते हैं। ये सोचना भी बच्चों को अच्छा लगता है कि अगर वो पात्र की जगह होते तो क्या करते। ये सब गतिविधियां बच्चों को पाठ की समझ को अगले स्तर पर ले जाने में मदद करती हैं, क्योंकि बच्चा पात्र की चालों और इरादों को समझता है। बच्चे सक्रिय विचारक बनते हैं। इस सब में वो पाठ का सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उसे अपनी खुद की दुनिया से भी जोड़ रहे हैं।
उदाहरण के बारे में सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी एक बटन को क्लिक करें। अगर आप कोर्स को अंत एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की किताब में मीरा बहन पर शामिल एक कहानी में बात की गई है कि कैसे बाघ जैसे स्वतंत्र जानवर को पिंजरे में बंद करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी को ईवीएस विषय के किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जा सकता है? इस कहानी को जानवरों के कहानियां और ऐसे मुद्दों के बारे में सोचना और चर्चा करना इस तरह की संवेदनशीलता प्रोत्साहित करने का एक तरीका हो सकता है। पढ़ने के बाद की गतिविधियां अलग-अलग विषयों के बीच जुड़ाव बनाने में भी मददगार हो सकती हैं। इसी तरह से पाठ को बच्चों के परिवार में, समुदाय में, समाज में और दुनिया में घटी घटनाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये घटनाएं ऐतिहासिक या वर्तमान काल की हो सकती हैं। आपकी स्क्रीन पर दी गई तालिका में बाईं तरफ कुछ तरह के पाठ के उदाहरण दिए गए हैं। इन पाठ को पढ़ने के बाद हम किन विषयों या मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? सही विकल्प को ड्रैग कर सही बॉक्स में डालिए। उत्तर देने के बाद सबमिट बटन दबाइए। मेरा जवाब कुछ इस तरह है। यहाँ तक कि मौसम की जानकारी भी काफी फायदेमंद होती है। जैसे एक बार एनसीईआरटी कक्षा 3 में से टिप-टिप्पा कहानी पढ़ने के बाद बच्चों ने अखबार में से पूरे हफ्ते की मौसम की जानकारी इकट्ठी की थी और रोज आने वाले मौसम का अनुमान लगाया था। मैं तो कई बार सामाजिक मुद्दों पर भी बच्चों को गंभीरता से सोचने को प्रोत्साहित करती हूँ। जैसे एक बार चांद वाली अम्मा कहानी के बाद बच्चों का ध्यान मैं इस तरफ लाई कि उनके घर में कौन से काम कौन करता है। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या लड़कियों को बराबर खेलने को नहीं मिलना चाहिए? इसके बाद तो बस कक्षा में मानो जेंडर पर विवाद ही छिड़ गया हो। सब बच्चों ने अपने अपने अलग अनुभव और भाव साझा करना शुरू कर दिया। हालांकि चर्चा सिर्फ काम के बंटवारे तक ही सीमित रही, लेकिन बच्चों ने पाठ को जिस तरह अपने जीवन से जोड़ना शुरू किया, वो देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखा आपने कैसे पाठ पढ़ने के बाद की गतिविधि ने बच्चों को मौका दिया पाठ को अपनी खुद की जिंदगी, आसपास की दुनिया और समाज के तत्वों से जोड़कर उन्हें समझने और उन पर विचार करने में। बच्चों से जब पूछा कि उनके घर में सारे काम कौन करता है, तो बच्चों के जवाब कुछ ऐसे थे। घर के काम लड़कियों के काम है, मम्मी और दीदी करते हैं। मेरे घर में तो पापा सफाई करते हैं। मम्मी ऑफिस जाती हैं, पापा नाश्ता और दिन का खाना बनाकर ऑफिस जाते हैं। घर की सफाई मैं करती हूँ। भाई पूरा दिन खेलता रहता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो खेलता रहता है और मुझे काम करने पड़ते हैं। उदाहरण के बारे में सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी एक बटन को क्लिक करें। अब समझ में आया कि मैं सिर्फ पाठ में आई जानकारी के बारे में पूछने के अलावा और क्या-क्या कर सकती हूँ। हाँ, पर याद रहे कि पढ़ने के बाद कराई जाने वाली ये गतिविधियां पठन के उद्देश्यों, पाठ के स्वरूप और बच्चों की समझ के स्तर पर आधारित हों। इसलिए सभी गतिविधियां आपकी कक्षा के बच्चों के अलग स्तर और जरूरतों पर ही आधारित होनी चाहिए। हमने अपने इस कोर्स में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की बात की थी। क्यों ना इस कोर्स में हमने क्या-क्या सीखा, उस पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की मदद से नजर डालते हैं। इस कोर्स के पहले भाग में हमने पढ़ने की प्रक्रिया को समझने की शुरुआत की। दूसरे भाग में हमने स्कीमा और पूर्व जानकारी का पढ़ने की प्रक्रिया में महत्व पर गौर किया। तीसरे भाग में हमने बात की कि हम पढ़ने से पहले अनुमान लगा सकते हैं और दिखाओ और बताओ आदि गतिविधियों की मदद से पाठ की समझ बनाने के लिए मददगार स्कीमा को जागृत कर सकते हैं या बना सकते हैं।
चौथे भाग में हमने देखा कि पाठ पढ़ने के दौरान अनुमान लगाना किसी भी पाठक के लिए एक स्वाभाविक व्यवहार होता है। साथ ही बच्चों का मॉडल पठन से धीरे धीरे स्वतंत्र पठन की ओर ले जाने में हम मदद कर सकते हैं। पांचवें और आखिरी भाग में हमने पाठ को पढ़ने के बाद की जा सकने वाली गतिविधियों के बारे में बात की, जैसे कि लेख का सार करना, अपनी दुनिया से पाठ को जोड़ना आदि।